नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र की खबरों में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले के मामले में आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिल्लाकर शराब घोटाला कह रही है। सारा काम छोड़कर सारी एजेंसी इसकी जांच में जुटी है, लेकिन जांच में आखिर क्या मिला है? ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए, जबकि ईडी के डॉक्यूमेंट्स में 14 फोन के 3 IMEI नंबर लिखे हुए थे। इस बीच और क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, वो आप सुनिए। पिछले लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं। और सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर भी कहा कि उन्हें अरेस्ट करने वाले देश के दुश्मन हैं। कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है, सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया,
लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला है। तो फिर केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही हैं? ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। मोदी जी को सरकार चलाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। वही मोदी जी जिन्होंने 2014 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई का दर एक आम इंसान के लिए बढ़ता जा रहा है। आज आप देश में देखिए तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और मोदी जी के राज में बढ़े हैं। आज मोदी जी की 10 साल की सरकार के बाद भारत में एलपीजी का दाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कैसे चलाएगा एक आम आदमी अपना घर? पिछले 6 साल में पेट्रोल के दाम 100% बढ़ गए हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आईसीयू के बेड नहीं है, बच्चों के जाने के लिए स्कूल नहीं है, युवाओं के लिए कॉलेज नहीं है, जो युवा पढ़ लिख के निकलते हैं उनके पास नौकरियां नहीं है। आज देश में 5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और ये 10 साल की मोदी जी की देन है। आज देश में हमारे 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, ये मोदी जी की देन है। तो अगर देश की जनता गरीब होती जा रही है, महंगाई से मार खा रही है, अपना घर नहीं चला पा रही है, तो देश का पैसा जा कहां रहा है? और देश का पैसा कहां जा रहा है, इस पर सवाल उठाने वाला आज के दिन में एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल, और एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो बार बार इस मुद्दे को उठा रही है कि जब देश की जनता गरीब हो रही है तो मोदी जी के दोस्त अमीर होते जा रहे हैं। मोदी जी के ही दोस्त हैं जो 2014 में जिनके पास 60,000 करोड़ का उनकी आमदनी, उनकी नेटवर्थ थी, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके खास दोस्तों की नेटवर्थ 11 लाख करोड़ हो जाती है। तो आज जब अरविंद केजरीवाल जी इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं कि किस तरह से देश की जनता गरीब होती जा रही है और मोदी जी के दोस्तों का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो मोदी जी अरविंद केजरीवाल को चुप कराना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा के पटल पर मोदी जी के भ्रष्टाचार का परत दर परत खुलासा करते हैं, तो मोदी जी अरविंद केजरीवाल को चुप कराना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये पूछते हैं कि 6 शेल कंपनियों से जो मॉरिशस के एक ही पते पर हैं, से मोदी जी के दोस्तों की कंपनियों में जब काला धन आता है, उस पर जांच क्यों नहीं होती, उस पर जेपीसी। इस क्रम में पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चन्नी ने धुआंधार बयानबाजी की और कहा कि भगवंत मान सरकार मुगल सरकार से भी ज्यादा बदतर व्यवहार कर रही है। और दूसरी तरफ विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से भेजे गए समन को लेकर चन्नी की बौखलाहट भी साफ नजर आई है। चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अब वो किन हालातों में है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ 250 ਕਿੱਲੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ कहता ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਕੂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਫੜੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜੋ, ਜੁੜੋ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ गुरु साहब ने कहा है कि जे को बोले सच। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने 2018 में कोर्ट से लिखित रूप में माफी मांगी थी, जो आज वो कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगते, उस समय उन्होंने मांगी थी। और राहुल गांधी ने तो मांगी ही, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी, तब जाकर वो तड़ी पड़ी से वहां पर बाहर निकलकर उनको छूट मिली थी। को सजा कैसे होगी, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, ये परिवार को पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे पर, नेशनल हेराल्ड के मुकदमे पर, और श्रीमान राहुल गांधी जी बेल पर हैं 7 ऐसे मुकदमों पर जो अवमानना और भ्रष्टाचार के हैं। और इस मुकदमे में भी 3 साल ये मुकदमा सूरत की कोर्ट में चला। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज से माफी नहीं मांगी, अपना अहंकार दिखाने का काम किया है। और जब कोर्ट ने बावजूद नहीं माने तो कोर्ट ने दंड दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपको वार्निंग दी थी और श्रीमान राहुल गांधी ने लिखित रूप में उस समय माफी मांगी थी, जो आज कहते हैं ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, उस समय मांगी थी। और उन्होंने तो मांगी ही, पंडित नेहरू ने नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी, तब जाकर वो वहां से तड़ी पारी से बाहर निकलकर उनको छूट मिली थी।
और मुंबई के मनपा ने कुर्ला एल वार्ड के तहत जो है कुर्ला स्टेशन के पास गांधी मैदान में विकास कार्यों का शुभारंभ कर दिया है। इन कार्यों का उद्घाटन सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया और इस मौके पर मनपा अधिकारी उमेश परावड़े और रतिलाल राय सिंह, महेश इरनाक और पोपट वालुंज मौजूद रहे। मुंबई के मलाड से खबर है, जहां मलाड पश्चिम स्थित मालवाड़ी पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया जो कि इलाके में दहशत बनाने के लिए देसी कट्टे लेकर घूम रहा था। मालवानी पुलिस ने आरोपी संदेश कृष्णा पाटिल के पास से देसी कट्टा बरामद किया है और आरोपी के ऊपर कांदीवली और मालवाड़ी पुलिस ने मारामारी और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज किए हैं। आरोपी संदेश मालवाड़ी मलाड का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मालवाड़ी पुलिस को जांच में यह पता चला कि आरोपी को देसी कट्टा उसके फरार दोस्त अक्षय पाठक ने दिया, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। 13 अप्रैल 2023 को रात को हम पुलिस स्टेशन हद में माननीय सीनियर साहब, भार्गव साहब और नाइट पीआई शेख साहब इनके आदेशानुसार पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमारे पथक को 3 बजे ये जानकारी मिली कि चिकोवाड़ी जो रिक्शा पार्किंग है उस रिक्शा पार्किंग में एक आदमी अपने पैंट के पीछे लोगों को दिखे ऐसे दहशत मारने के हिसाब से कट्टा लेके घूम रहा है। तो हम मेरा पूरा निगरानी पथक, मैं अनिल पाटिल हवलदार, नवनाथ शिंदे, विलास आवाड़, सचिन वड़तकर और अरुण राठौड़, ऐसे 5-6 जन लोग उधर गए। जैसे हम उधर गए तो उधर हमें वो दिख गया तो हमने उसको घेरने की कोशिश की। जैसे घेरने की कोशिश की, अंधेरे का फ़ायदा लेके उसने हमको धक्का देके वहाँ से भागा। वहाँ से चिकोवाड़ी से भागते भागते वो हमें वापस फिर चैपल ग्राउंड के सामने मिल गया। चैपल ग्राउंड के सामने हमने जैसे उसको फिर पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको 2 पंच बुला के उसकी झड़ती ली तो झड़ती में एक गावटी कट्टा उसके पास से बरामद हुआ। आरोपी बाउंसर है और आरोपी का बैकग्राउंड ये है कि आरोपी के इसके 307 है, कांदुली पुलिस स्टेशन का 324 है। और एक अभिनेत्री ने एक फाइनेंसर के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पैसे देने के बहाने अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ की। जब अभिनेत्री ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अभिनेत्री के साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी ने शिकायतकर्ता अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी भी दी है। मुंबई के डीएन नगर पुलिस थाने की हद में एक ट्रैफिक वार्डन के साथ मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। पीड़ित ट्रैफिक वार्डन सुभाष यादव के मुताबिक ये घटना सुबह की बताई जा रही है, जब आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास ड्यूटी वो कर रहा था। सामने रोड पर खुदाई का काम चल रहा था और इसीलिए सिर्फ बाइक और ऑटो रिक्शा को जाने दिया गया। तभी एक कार चालक उस रास्ते से गया और इसी दौरान सुभाष ने जब उसे रोका और दूसरे रास्ते से जाने को कहा, लेकिन वो कार चालक उसी रास्ते से जाने की जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद गाली गलौज की गई और ट्रैफिक वार्डन सुभाष ने जब इसका विरोध किया तो ड्राइवर और उसमें बैठे दोनों आदमी मिलकर मारपीट करने लगे। सुभाष यादव मेरा नाम है। मैं ट्रैफिक वार्डन डीएन नगर चौकी में हूँ। आजाद नगर मेट्रो स्टेशन पे मैं ड्यूटी कर रहा था नीचे। इसके बाद कार वाला आया। कार आने के बाद बोला इधर से जाना। हम कहे दादा गाड़ी बंद है, इधर से नहीं जा सकते। बोला नहीं, कैसे नहीं जा सकता। इसके बाद फिर मैंने बोला नहीं जा सकते हो, गाड़ी आगे जाने के बाद कुछ होगा तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम होगा। वो बोला नहीं, कैसे नहीं जाएंगे। इसका माँ बहन हमारे गाली देना स्टार्ट किया। फिर क्या और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं। उस समय हमारे यहां उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की उपाधि दी गई थी, लेकिन लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल गए हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ये जो प्रयास शुरू किया उसका हम स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई है। कल दिल्ली में सीनियर लीडर और भारत के सबसे बड़े नेता है शरद पवार साहब से भी राहुल जी और खड़गे साहब की बातचीत कल हो गई है। यह अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी
ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को ऐसी है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए। आपको पता होगा मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे। लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में हैं। ये समझना चाहिए, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जो खड़गे जी ने बताया वही सोच हम सबकी है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, ये प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है और ये बस शुरुआत है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी दलों, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या बाकी कोई और अन्य विपक्षी दल, उन्हें इस प्रक्रिया में एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। और मुंबई के साकीनाका से खबर है, जहां पुलिस ने एक फेक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया जो पान की दुकानों पर विदेशी सिगरेट रखने और उस पर कार्रवाई के बहाने बड़े पैमाने पर जमाखोरी कर रहा था। इस मामले में साकीनाका पुलिस ने कथित से एक फेक पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पुलिस की आईडी और एक पैकेट विदेशी सिगरेट जब्त की गई। त्यांना बघून पोलिसांनी डाऊट आलाय, डाऊट जवळ जाऊन त्यांना विचारलेलं आहे। म्हणजे पोलिसांचा वर्दी घातला होता आणि त्यांच्याकडे एक बाईक होत्या आणि त्याच्याकडे एक हेल्मेट होत्या ट्रॅफिक पोलिसांसारखा, आणि हे माणसांना कधी या एरियामध्ये पाहिलं नाही म्हणून त्यांना विचारलेलं आहे तुम्ही कोण आहेत म्हणून। त्यांनी सुरुवातीला कुठेतरी पोलीस स्टेशनला पोस्टिंग आहे, नंतर सीआयडी मध्ये पोस्टिंग आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं। नंतर त्याची व्हिडिओ आयडी कार्ड विचारलं की त्यांनी एक घाटकोपर पोलीस स्टेशनचं आयडी कार्ड दाखवलंय। महाराष्ट्र के नागपुर में आज एक शिक्षक ने इस पेशे को कलंकित कर दिया है। 57 साल की शिक्षक ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बता दें आपको कि कई महीनों से ये शख्स उस छात्रा के साथ एक घिनौनी वारदात करता रहा और ये मामला नागपुर के सकदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़ित का है, जहां पर 12 साल की ये बच्ची है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से वो कमजोर है और पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय विठल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना में आरोपी है स्कूल का टीचर ही है, विक्टिम से परिचित है और उसने ये दुष्कृत्य किया है। इसे 376AB, 376N, 2N और पोक्सो कलम 4 और 6 के अनुसार सकरदरा पुलिस थाने में गुना रजिस्टर हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में मुंबई पुणे हाईवे पर शनिवार की देर शाम एक हादसा हो गया है। एक बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। बस पुणे से मुंबई जा रही थी जिस दौरान यह हादसा हुआ और बस में हादसे के दौरान कुल 40 से 45 यात्री सवार थे। बताया ये भी जा रहा है कि सड़क हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि ड्राइवर का बस से कंट्रोल छूटने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और पुणे पुराने मार्ग पर एक यात्री बस खाई में गिरी है और ये दर्दनाक हादसा खोपोली का बताया जा रहा है। पुलिस थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य भी जारी है और तस्वीरें आपको हम दिखाते चलें। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पुलिस बल मौजूद है और इस घटना को लेकर जानकारी सामने आई है कि सिंगरोबा मंदिर के पीछे घाट पर यह हादसा हुआ है, रायगढ़ के खोपोली इलाके में, जहां बस खाई में गिरी और करीब 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों से मिलने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं एमजीएम अस्पताल में, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत की, उनके परिजनों से मुलाकात की और एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ के खोपोली इलाके में स्थिति का जायजा भी लिया है। दरअसल एक निजी बस के मुंबई में गोरेगांव से भाजी प्रभु वादक ग्रुप
यानी सिंबल टीम पुणे में कार्यक्रम खत्म कर गोरेगांव जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। और इसी खबर के साथ ही आप लोग महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।